हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पे दर पे हो रहे हैं। आप उन लोगों में से हैं जो ये कहते हैं कि दहशतगर्दी फैल रही है, उसकी एक वजह वो ड्रोन अटैक्स हैं या मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, उससे मज़ीद सुसाइड बॉम्बर्स पैदा होते हैं। तो फिर इसके अगर ये ऑपरेशंस नहीं किए जाएँ तो क्या किया जाए? अगर बात की जाए तो किससे की जाए? देखिए, पाकिस्तान की जो इलेक्टेड पार्लियामेंट है, जिसको लोग कहते हैं कि जी ये पार्लियामेंट जो कहती है इसकी बात सुनी जाए। 22 अक्टूबर 2008 को पाकिस्तान की इस इलेक्टेड पार्लियामेंट ने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन मंजूर की, जिसमें ये कहा गया कि जो दहशतगर्दी का मसला है इससे निपटने के लिए हमें तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने चाहिए। जहाँ पर जो लोग पाकिस्तान की स्टेट की रेट को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए, और जो लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, जिनके साथ बातचीत हो सकती है, उनके साथ बातचीत होनी चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट की एक यूनानिमस रेजोल्यूशन है, इसको मैं अभी तक सपोर्ट करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि वो लोग जो बातचीत के लिए तैयार हैं, उनके साथ बातचीत होनी चाहिए। जो लोग पाकिस्तान की स्टेट की रिट तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, उनके साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए। इसी पाकिस्तान की पार्लियामेंट की एक यूनानिमस रेजोल्यूशन है ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़, कि ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। तो जो पार्लियामेंट की करारदादों में कहा गया है, मेरी पोजीशन वही है। मीर साहब, ये फ़रमाइए कि जो लोग ये दहशतगर्दी की वारदातें कर रहे हैं, क्या किसी तरह से आपकी इत्तलात के मुताबिक वो उन लोगों से बराह रास्त मुंसलिक हैं जिनसे बातचीत की जा सकती है? मेरा ये ख्याल है कि जो उस इलाके के ट्राइबल एल्डर्स हैं, उनको एंगेज किया जाए और उनके ज़रिए कोशिश ये की जाए कि वो जाके अपने इलाके में कहें कि भाई, अगर आप इस तरीके से एक दूसरे के बच्चों को मारने का सिलसिला बंद नहीं करेंगे, तो फिर हम मजबूर होकर पाकिस्तानी फ़ौज को दावत देंगे कि वो इस इलाके में आकर अपना अपना कंट्रोल कायम करे। तो आप या तो हथियार डालें या आप इस इलाके से चले जाएँ। तो मेरा ये ख्याल है कि ट्राइबल एल्डर्स के ज़रिए बातचीत हो सकती है, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज और बरतानवी फ़ौज जो है, वो वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलके वो भी तालिबान के साथ बातचीत के रास्ते तलाश कर रहे हैं। ये आपने जो पॉइंट रेज़ किया अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कंपैरिज़न का, आपकी दोनों तरफ नज़र है, हमें ज़रा फ़र्क समझाइए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सिचुएशन में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं, उनका जो चेन ऑफ कमांड है वो एक है। एक आदमी जो है वो पूरे अफ़गानिस्तान के तालिबान को कंट्रोल करता है, उसका नाम मुल्ला मोहम्मद उमर है। जबकि जो पाकिस्तान के जो तालिबान हैं, वो कोई एक उनकी चेन ऑफ कमांड नहीं है, वो बहुत से ग्रुप्स हैं। ये जिस लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी की आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सिनेरियो में, क्या यही वजह है कि जो माजी में ट्राइबल एल्डर्स से भी बातें हुई, मुआहदे हुए, मज़ाकरात हुए, उनके नतीजे में भी अमन नहीं आ सका? माजी में जो मुआहदे होते रहे, वो मुआहदे नहीं थे। स्वात में पिछले साल जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था, वो बराह रास्त तालिबान के साथ शुरू नहीं हुआ था, वो सूफ़ी मोहम्मद के साथ हुआ। और आप ये देखिए कि उस पीस प्रोसेस की हमारी पार्लियामेंट ने और हुकूमत ने उसकी एक ख़ास टाइम तक उसकी हमायत की। और जब उसकी जो नफाज़ रेगुलेशन था उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, तो फिर ऑपरेशन का फ़ैसला किया गया। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि जो इलेक्टेड अरकान पार्लियामेंट हैं, जो कि अब सिर्फ जनूबी वज़ीरिस्तान का एक इलाका ऐसा है जहाँ से पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं, जो महसूदों का इलाका है, लेकिन जो अहमदज़ई वज़ीरों का इलाका है, वहाँ से तो मौलाना अब्दुल मालिक भी बैठे हुए हैं इस पार्लियामेंट में। शुमाली वज़ीरिस्तान से मोहम्मद कामरान खान साहब बैठे हुए हैं। तो हर जो ट्राइबल एरिया का इंपॉर्टेंट इलाका है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है। इन लोगों को शामिल करने की ज़रूरत है, और अगर आप इनको शामिल नहीं करते तो फिर इनकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। इससे आपकी जो पार्लियामेंट की अथॉरिटी है, ये मिनिमाइज़ होती है, अंडरमाइन होती है। इसलिए इन लोगों को भी शामिल करने की ज़रूरत है, इनकी भी आवाज़ सुननी चाहिए। मीडिया के रोल की बात करते हैं। मीडिया पर इस हवाले से तनकीद भी अब हो रही है कि जो ख़ासकर एंकर्स हैं, जो टॉक शो होस्ट्स हैं, वो अब अपनी एक ओपिनियन उनकी होती है जो कि वो हर इशू के हवाले से अपनी ओपिनियन देते हैं, और बजाय इसके कि जो जिन गेस्ट्स को वो इनवाइट करते हैं उनकी बात नाज़रीन तक पहुंचाएं, वो अब अपनी ओपिनियन देते हैं। दुनिया के दूसरे मुल्कों में ऐसा भी होता है। पाकिस्तान के हवाले से ये थोड़ा सा एक नया फिनोमेनन है। आप ख़ुद उन लोगों में शामिल हैं, किस तरह देखते हैं आप इस तनकीद को? देखें, ये तनकीद जो है, ये वो लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी का एक एजेंडा मुसल्लत करना चाहते हैं, और अक़लियत में हैं वो लोग। और ये आपकी बात दुरुस्त है कि कुछ एंकर जो हैं, उनका प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड होता है। लेकिन बात यह है कि कोई भी एंकर किसी प्राइवेट टीवी चैनल पर बैठकर
नाजरीन पर अपनी मर्ज़ी जो है वो मुसल्लत नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक कि वो किसी इशू पर कोई जस्ट स्टैंड ना ले रहा हो, को किसी इशू पर कोई वो सच्चा स्टैंड ना ले रहा हो। अब देखें, अगर एक तरफ इंसाफ है, दूसरी तरफ बेइंसाफ़ी है, एक तरफ एक मज़लूम है, दूसरी तरफ एक ज़ालिम है, एक तरफ एक ऐसा चीफ़ जस्टिस है जिसको कि कहा जा रहा है कि तुम इस्तीफ़ा दे दो, वो इस्तीफ़ा नहीं देता, उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, दूसरी तरफ एक बावर्दी डिक्टेटर है। तो एंकर जो है वो अगर एक ऐसे चीफ़ जस्टिस का साथ दे रहा है जिसको कि बावर्दी डिक्टेटर ने उसकी नौकरी से निकाल दिया है विदाउट एनी रीज़न, और दूसरी तरफ एक पावरफुल डिक्टेटर है और लोग जो हैं वो मज़लूम चीफ़ जस्टिस के साथ हैं और उस बावर्दी डिक्टेटर के ख़िलाफ़ हैं, तो एंकर अगर साथ दे रहा है एक मज़लूम चीफ़ जस्टिस का, तो मेरा ख़्याल है कोई बुरा काम नहीं कर रहा। मीर साहब, तो क्या जो चीफ जस्टिस की मूवमेंट थी वो टिपिंग पॉइंट था? क्योंकि हम तब्दीली तो बहरहाल आई है। पहले हम आपका भी स्टाइल नोट करते थे कि आप एक गेस्ट की बात दूसरे गेस्ट तक पहुंचाकर और वहां से अपना एक छोटा सा सवाल फ्रेम करके आप निकल जाते थे। अब आपका अपना एक व्यू होता है, आपकी अपनी ओपिनियन होती है। तो क्या ये चेंज वहां से आया है? देखें, अभी भी मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि जो किसी भी इशू पे जो दो ओपिनियन है, दोनों ओपिनियन मैं सामने लाने की कोशिश करता हूँ, और अक्सर औक़ात मैं ख़ुद अपना कोई फ़ैसला सादर करने की बजाय फ़ैसला छोड़ देता हूँ अपने नाज़रीन पर। लेकिन सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान का एक आइन मौजूद है और उस आइन को सस्पेंड कर कर एक शख्स जो है वो पाकिस्तान की मीडिया को पाबंद कर देता है, ब्लैकआउट कर देता है, या अगर पाकिस्तान में जमहूरियत आ जाती है 18 फरवरी के बाद और चीफ़ जस्टिस की मूवमेंट के दौरान एक दफ़ा फिर जियो टीवी को दुबई से बंद करवा दिया जाता है, कुछ प्रोग्राम जो है उनको बंद करवा दिया जाता है, तो अब उसमें अब आप मुझे ये बताएं कि फिर एंकर क्या करे? एंकर हथियार फेंक दे? जैसे मीर साहब, एक तो जो आपने बात की जब चीफ जस्टिस और उस वक्त के सदर मुशर्रफ के का जो एक था इशू, उसके बाद इंतखाबात हुए, डेमोक्रेसी आ गई, फिर जो चीज़ें हो रही हैं उसमें भी हम देख रहे हैं मीडिया कमोबेश उसी शदोमत से हुकूमत के इक़दामात पर तनकीद कर रहा है। मसलन कैरी लूगर बिल का जो मामला है, तो अब हम वहाँ से मूव होकर आ गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस इशू पर भी आपको उसी नौइयत का स्टैंड लेना चाहिए? देखिए, बात यह है कि कैरी लूगर बिल पर पाकिस्तान के अवाम की एक बड़ी अक्सरियत का एक ओपिनियन है। हमारा काम है सवाल उठाना। अगर हुकूमत का कोई वज़ीर एनआरओ को या कैरी लूगर बिल को किसी टीवी के टॉक शो में आके उसको साबित करने के लिए तैयार है कि जनाब ये बड़ी अच्छी चीज़ है, तो ही इज़ वेलकम। आमिर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कौकब साहब।